स्टूडेंट के साथ में चलो इनसे जानना चाहते हैं इनका नाम क्या है और आज ये क्या आपको विशेष जानकारी देना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सुतार और मैं बताऊंगा कि शरीर में वीर्य कैसे बनता है और जो भी हमारे मन में गलत फहमियाँ उनका इनकाउंटर करेंगे। हाँ, तो विनोद आपको ये बायोलॉजी के काफ़ी होनहार स्टूडेंट्स हैं और इनके सिलेबस का हिस्सा है ये। तो ये आपको बताना चाहते हैं सीमेन वीर्य कैसे हमारे शरीर में बनता है और वीर्य से जो जुड़ी हुई गलत हमारी धारणाएं हैं बहुत सारी, उनको भी ये दूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सामने देखिए इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो चलो बताइए डायग्राम के बारे में, ये क्या है? ये मानव जनन तंत्र का डायग्राम है और ये मूत्र मार्ग है, इससे मूत्र निकलता है। हाँ। ये वसन है, वसन में शुक्राणु बनते हैं। हाँ। ये यहाँ से ऊपर वास नली में जाके तरल पदार्थ मिलता है, इसमें 10% होता है। यही आगे जाके सेमिनल। इनके विनोद की थोड़ी मैं हेल्प कर रहा हूँ, हालांकि मैं बायोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ, जीरो है, पर ये 10th लेवल पे भी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा मुझे भी दिमाग में है, ख्याल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक्चुअल में जो मूत्र मार्ग है, पेशाब नली है, और वीर्य की जो नली होती है, ये दोनों एक ही होते हैं। यानी वीर्य का मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों क्या होता है, एक ही होता है। पर जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल है, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि जब मूत्र निकलना होता है तब वीर्य मार्ग बंद रहता है, और जब वीर्य निकलना होता है तब मूत्र मार्ग बंद रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारा जो कथा है वो शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये शुरुआत होता है टेस्टिस से, वर्सन से। जब टीन एज की स्थिति आती है, 13, 14, 13 या 14 साल का होता है लड़का, तो उस एज में यहाँ वर्सन के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। ये शुक्राणु यहाँ पे अब 13-14 साल की उम्र में बनने शुरू हो गए और ये आजीवन बनते रहेंगे, आजीवन बनते रहने वाले हैं ये। अब होता क्या है, उत्तेजित अवस्था में ये शुक्राणु है यहाँ से ऊपर की ओर उठते हैं, जिसे वाश डिफरेंस नली कहते हैं। इस वाश डिफरेंस नली में से होकर ये आगे की ओर गुजरते हैं। वाश डिफरेंस नली में यहाँ पे इसमें कुछ तरल पदार्थ डाल दिया जाता है, तरल पदार्थ। तो ये स्पर्म को अब मिल गया है तरल पदार्थ। अब ये तरल पदार्थ युक्त जो शुक्राणु है वो आगे की ओर आते हैं। जो यूरेन थैली है उसके पास में है सेमिनल ग्रंथि, सेमिनल ग्रंथि। इसी सेमिनल ग्रंथि से इसमें तरल पदार्थ और डाला जाता है। सेमिनल ग्रंथि से इसमें तरल पदार्थ और ऐड कर दिया जाता है, जो लगभग 60% होता है टोटल तरल पदार्थ का। पास में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जिसमें कि 30% तरल पदार्थ और डाल दिया जाता है इसमें। तो जो टोटल तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड है, वो 10% कहाँ से आता है, वाश डिफरेंस से, 60% सेमिनल से, और 30% कहाँ से आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से। तो अगर हम बात करें कि वीर्य क्या चीज है, तो वीर्य के मोस्टली 2 पार्ट होते हैं। आप बताएंगे कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक तो शुक्राणु और तरल। शुक्राणु और तरल। शुक्राणु हमें मिलता है कहाँ से दोस्तों? शुक्राणु वर्सन से। और तरल पदार्थ के लिए मैंने बताया वाश डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल से। इनसे टोटल मिलता है, ये बन जाता है वीर्य। अब अगर हम देखें कि वीर्य का जो है वो संगठन क्या, इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो वीर्य के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है, साथ में साइट्रिक एसिड होता है, फॉस्फेटेज होता है, लिपिड होता है, और फ्रुक्टोज जिसे हम फल शर्करा कहते हैं वो भी होता है। इसलिए देखा होगा कई बार कहीं पे वीर्य अगर पड़ा हुआ है तो उस पे चींटियां लग जाती हैं, वो मीठेपन की वजह से होती हैं। अब इसे चिकना बनाने के लिए मूत्र मार्ग के लूमेन में बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां एक पानी सा साफ सफेद स्राव स्रावित करती है, इसको चिकना बनाने के लिए ल्यूमेन बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है कि एक बार जो वीर्य शरीर से बाहर निकलता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम होता है, वो होता है 3.5 ml।
और 1 ml वीर्य के अंदर 120 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 1 ml वीर्य के अंदर 120 मिलियन शुक्राणु होते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है। और शुक्राणु का काम क्या है, आप बता सकते हैं शुक्राणु का काम क्या है? शुक्राणु का काम है बच्चे पैदा करना। नहीं तो बच्चा तो एक बड़ी लंबी प्रोसेस होगा। शुक्राणु का पहला काम है अंडाणु तक पहुंचना और अंडाणु को क्या करना, भेदना। ये छोटी क्लास में यही पढ़ा था ना हमने। तो अंडाणु को क्या करना है, निषेचित करना। अब देखो 120 मिलियन स्पर्म्स इस दौड़ में लगते हैं, उनमें से कोई एक सक्सेस हो पाता है, उसको क्या कर देता है, निषेचित कर देता है अंडाणु को। तो वो तो विजेता घोषित कर देना चाहिए उसको। तो ये टोटल आप देख रहे हो, ये वीर्य बनने की पूरी कथा है, कहानी है, कैसे वीर्य बनता है। अब यहाँ पे आपने दोस्तों देखा होगा कि इसमें कहीं पर भी ब्लड का कोई रोल नहीं है, ब्लड का कोई रोल नहीं है। सारी ये ग्रंथियां हैं और ग्रंथियों के द्वारा कुछ स्राव है, लिक्विड फॉर्म में शामिल किया जाता है। स्पर्म्स है वो यहाँ से वर्षण से बन जाते हैं। और एक दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, कहीं पे आपको ये वीर्य का स्टोरेज दिखाई दे रहा है? कहीं पे स्टोर हो सकता है वीर्य? नहीं सर, ये बनता है और नष्ट हो जाता है। वीर्य कहीं स्टोर नहीं हो सकता हमारे शरीर के अंदर। इधर बकवास कर रहा है। इस डायग्राम को देख के बताइए कि वीर्य कहीं स्टोर हो सकता है क्या हमारे शरीर में? नहीं सर, ये वीर्य स्टोर नहीं हो सकता। वीर्य स्टोर नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा लोग बाग जो हम ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रह्मचार्य का जो पालन करते हैं, जो जिंदगी भर संभोग नहीं करते, हस्त मैथुन नहीं करते हैं, वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। यानी उनके शरीर में तो बहुत ज्यादा वीर्य हो जाना चाहिए। तो वो क्या बात है, वो सही है कि गलत है? वो गलत बात है। एक्चुअली ये होता ये है कि वर्षण में आता है, अपना आप बनता है और अपना आप नष्ट हो जाता है। हाँ, तो ये इसका जो साइंटिफिक पॉइंट ये है कि वर्षण के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, वो स्पर्म अगर बॉडी के बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अपने आप क्या होंगे, नष्ट भी हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाने वो। अब पॉइंट्स ये आता है कि यदि कोई बच्चा, कोई युवा या कोई मैं कहूँ टीन एजर्स हस्त मैथुन करता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो क्या ये बात सच है? ये गलत बात है। अगर दिन में 9-10 बार करे तो ये साइंटिफिक इफेक्ट हो सकता है मानव के लिए। अच्छा, इनका कहना का मतलब है कि अगर महीने में 2-3 बार या फिर 3-4 बार किया जा रहा है तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देख रहे हो कि प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल ग्रंथि, यूरेन और वास्ट डिफरेंस, इन सब का मेन रोल है। यहाँ पे ब्लड का कोई रोल नहीं है। तो ताकत जिसे हम कहें कि भाई ब्लड बढ़ जाएगा या ताकत आ जाएगी, ऐसी कोई बात इसमें शामिल नहीं है। कोई भी बात यहाँ पे ऐसी कोई भी बात शामिल नहीं है। देख रहे हो, पूरा साइंटिफिक इस बच्चे ने आपको डायग्राम बनाकर ये समझा है कि कहाँ पे स्क्रोटम होता है, कहाँ पे टेस्टिस होते हैं, कौन कौन से जो ग्रंथियां हैं, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल ग्रंथि, इनका क्या रोल होता है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार कोई व्यक्ति, मैं कहूँ कि टीनेजर भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, या कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई युवा भी हो सकता है, जिसको दिन में 10-10, 15-15 बार हस्त मैथुन करने की आदत हो जाती है। वो एक दिमाग की बीमारी है। फिर वो एक दिमाग की बीमारी है जिसे बोलते हैं ओसीडी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये उसको फिर एक दिमाग की बीमारी है, उसको फिर डॉक्टर से मिलना जरूरी है। वैसे नॉर्मली यदि सौपन दोष हो रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। साइंस के अकॉर्डिंग वो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नेचुरल बात है। तो आपका इसमें पढ़ाई में जो दिमाग है वो लगाएं, इस तरह की जो फालतू अफवाहें हैं उन अफवाहों से दूर रहें। हाँ, यदि कोई व्यक्ति दिन में 10-20 बार कर रहा है, इसका मतलब उसको अब क्या पड़ चुकी है, एक हैबिट, और उसको एक दिमाग की बीमारी हो गई है। आप देखते हो किसी किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है कि वो कोई काम करने के बाद में 10 बार उसे चेक करता है। कोई कोई व्यक्ति होता है, कोई भी काम किया, जैसे लॉक लगा दिया तो वो लॉक लगाने के बाद में भी उसको चेक करेगा। दुकान के लॉक लगा दिया, घर पहुंच के वापस आएगा, उसके लगेगा कि यार मैंने लॉक ढंग से लगाया कि नहीं लगाया। हाँ, या फिर मैं कहीं लाइट चालू तो नहीं छोड़ आया हूं। वो होती है बीमारी।
वो दिमाग की बीमारी होती है, उसमें हमेशा शंका बनी रहती है, हमेशा डाउट बना रहता है उसमें। तो आज की बात को